उत्तर पूर्व, अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी। नमस्कार श्रोताओं, पूर्वोत्तर डायरी के एक ताजा अंक में आप सभी का स्वागत है। हर रविवार शाम 5:30 बजे हम पूर्वोत्तर डायरी के पन्नों को आपके साथ खोलते हैं और भारत के पूर्वोत्तर हिस्से से जुड़ी गतिविधियां, वहां की सांस्कृतिक झलक, कला और संस्कृति से आपको रूबरू करवाते हैं। हर रविवार शाम 5:30 बजे इस कार्यक्रम को लेकर उपस्थित होता हूं मैं आपके बीच, कमल कुमार प्रजापति। पूर्वोत्तर डायरी। आज के इस अंक में भी बहुत कुछ विशेष आपके लिए हम लाए हैं। श्रोताओं, पूर्वोत्तर भारत पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और इस बारे में हमने इस कार्यक्रम में बार बार चर्चा की भी है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत में हम पूर्वोत्तर राज्यों के एक रोचक सफर पर आपको लिए चलते हैं। इस रोमांचक सफर में आपको निश्चित तौर पर पूर्वोत्तर भारत की सैर का एक अनुभव मिलेगा। तो आइए सुनते हैं पूर्वोत्तर राज्यों में पर्यटन की क्या संभावनाएं हैं, कौन से वो प्रमुख स्थल हैं जो हमेशा हमें खींचते हैं अपनी ओर। तो आइए सुनते हैं ये खास रिपोर्ट। आज हम भारत के उस हिस्से की यात्रा पर निकल रहे हैं जिसे प्रकृति ने भरपूर सौंदर्य प्रदान किया है। उत्तर पूर्वी भारत ये क्षेत्र अपने घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों, झरनों, रहस्यमय गुफाओं, प्राचीन मंदिरों और समृद्ध संस्कृति के लिए जाना जाता है। तो आइए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चलते हैं अरुणाचल प्रदेश, जिसे उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। यहाँ का तवांग मठ न केवल भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है, बल्कि पूरी दुनिया में भी अपनी विशालता और आध्यात्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। समुद्र तल से लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये मठ बौद्ध संस्कृति का जीवंत उदाहरण है। यहाँ आकर मानो मन को एक अलौकिक शांति मिलती है। अरुणाचल प्रदेश में ही एक और खास जगह है, नामदाफा राष्ट्रीय उद्यान, जो जैव विविधता के लिए मशहूर है। ये देश के उन कुछ स्थानों में से एक है जहां बाघ, तेंदुआ और हिमालयी भालू एक ही जंगल में देखे जा सकते हैं। जंगल प्रेमियों और वन्यजीव फोटोग्राफरों के लिए ये किसी स्वर्ग से कम नहीं। अब बढ़ते हैं असम की ओर, जिसे इसकी चाय बागानों की सुगंध और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। एक कली दो पत्तियां, नाजुक नाजुक उंगलियां, तोड़ रही है कौन ये? एक कली दो पत्तियां, रतनपुर बागीचे में। असम का कामाख्या मंदिर शक्ति पीठों में से एक है और यहाँ हर साल हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। खास तौर पर अम्बुबाची मेले के दौरान यहाँ का नजारा देखने लायक होता है। असम में ही स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे का प्रमुख आवास है और इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त है। यहाँ सफारी के दौरान हाथी, जंगली भैंसे, हिरण और कई दुर्लभ पक्षी भी देखे जा सकते हैं। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित माजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और अपनी अनूठी संस्कृति और सत्रों के लिए जाना जाता है। यहाँ की पारंपरिक नृत्य, नाट्य शैलियाँ और सरल जीवन शैली पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। अब हम मणिपुर की ओर रुख करते हैं, जिसे आभूषणों की भूमि कहा जाता है। यहाँ की लोकटक झील उत्तर पूर्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जिसकी खासियत इसके तैरते हुए द्वीप हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में फुमदी कहा जाता है। इस झील के बीचों बीच स्थित केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, जहाँ दुर्लभ संगाई हिरण पाए जाते हैं। इम्फाल का इमा किथेल यह महिला बाजार भी बेहद अनोखा है, क्योंकि ये पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित है।
करीब 500 साल पुराना ये बाजार न केवल खरीदारी के लिए बल्कि महिलाओं के आत्मनिर्भरता के मिसाल के तौर पर भी जाना जाता है। अब बढ़ते हैं बादलों के घर मेघालय की ओर, जहाँ की हरियाली, झरने और गुफाएं प्रकृति के अनमोल उपहार हैं। यहाँ का नोहकलिकाई जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई करीब 1115 फीट है। मानसून के दौरान जब ये झरना पूरे वेग से बहता है तो इसका नजारा अविस्मरणीय होता है। चेरापूंजी और मासिन राम क्षेत्र में स्थित लिविंग रोड ब्रिज भी किसी आश्चर्य से कम नहीं। ये पुल स्थानीय खासी और जयंतिया जनजातियों ने पेड़ों की जड़ों को आपस में जोड़कर तैयार किए हैं और ये सैकड़ों वर्षों तक मजबूती से टिके रहते हैं। प्रकृति और मानवीय कौशल का ऐसा संगम शायद ही कहीं और देखने को मिले। अब हम मिजोरम पहुंचते हैं, जिसे पहाड़ों के लोगों की भूमि भी कहा जाता है। यहाँ का फवंगपुई राष्ट्रीय उद्यान, जिसे ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क भी कहा जाता है, प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी सपने से कम नहीं। यहाँ के पहाड़ों की चोटियों से दिखने वाला दृश्य मन मोह लेता है। अब चलते हैं नागालैंड, जो अपनी अनूठी संस्कृति और त्योहारों के लिए प्रसिद्ध है। नागालैंड का हॉर्नबिल महोत्सव पूरे उत्तर पूर्व की संस्कृति का उत्सव माना जाता है। हर साल दिसंबर के पहले सप्ताह में मनाया जाने वाला ये महोत्सव नागा जनजातियों की समृद्ध परंपराओं, नृत्य, संगीत, कला और खान पान को प्रदर्शित करता है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा भी ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ द्वितीय विश्व युद्ध का कोहिमा युद्ध स्मारक और संग्रहालय स्थित है, जो इतिहास प्रेमियों के लिए खास आकर्षण का केंद्र है। अब हम चलते हैं त्रिपुरा की ओर, जो भले ही क्षेत्रफल में छोटा हो, लेकिन इसकी सांस्कृतिक विरासत बेहद समृद्ध है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में स्थित उज्जैनता पैलेस राजसी वैभव का प्रतीक है। ये महल अब एक संग्रहालय में बदल दिया गया है, जहाँ त्रिपुरा की कला, संस्कृति और इतिहास को संरक्षित किया गया है। इसे राज्य में स्थित नीर महल रुद्र सागर झील के मध्य स्थित एक भव्य महल है, जिसे त्रिपुरा के महाराजा बीरेंद्र किशोर माणिक्य ने बनवाया था। ये महल झील के शांत पानी में तैरता सा प्रतीत होता है और इसकी रोशनी रात में झील पर पड़कर एक अद्भुत दृश्य बनाती है। श्रोताओं, उत्तर पूर्वी भारत केवल पर्यटन स्थल नहीं बल्कि एक अनुभव है। यहाँ की हर घाटी, हर नदी, हर पर्वत और हर त्योहार एक कहानी कहता है। चाहे वो अरुणाचल की आध्यात्मिकता हो, असम के चाय बागानों की महक हो, मणिपुर की झीलों का सौंदर्य हो, मेघालय की गुफाओं का रहस्य हो, मिजोरम की हरी भरी पहाड़ियाँ हो, नागालैंड की सांस्कृतिक विविधता हो या त्रिपुरा के महलों का शाही वैभव, ये क्षेत्र प्रकृति और संस्कृति का एक अनमोल खजाना है। अगर आपने अभी तक उत्तर पूर्व की यात्रा नहीं की है तो एक बार जरूर जाइए और इस अद्भुत भूमि की सुंदरता को अपनी आँखों से देखिए। पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं कनकलता। तो श्रोताओं, बात पर्यटन की ही हो रही है तो हम अपने संवाददाता दिल्लीराम दुलाल के पास चलते हैं और दिल्लीराम दुलाल ने हमें अपनी इस विस्तृत रिपोर्ट में बताया है कि किस तरह से सिक्किम में लगातार पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। इस सीजन में किस तरह से पर्यटकों का रुझान सिक्किम की ओर बढ़ा है, आइए सुनते हैं।
हिमालयी राज्य सिक्किम ने वर्ष 2025 में कुल 17,12,360 पर्यटकों का स्वागत किया, जिनमें 16,35,650 घरेलू पर्यटक शामिल थे। यह संख्या 2024 की तुलना में लगभग 1.5 लाख अधिक है, जो देश भर में सिक्किम के प्रति बढ़ती रुचि को दर्शाती है। हालांकि विदेशी पर्यटकों की संख्या में लगभग 13,000 की गिरावट दर्ज की गई, जिसका मुख्य कारण अक्टूबर में राष्ट्रीय राजमार्ग 10 पर आई बाधाओं के बाद सड़क क्षति बताया गया है। पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव CS राव ने कहा कि सड़क स्थितियों में सुधार के साथ ही सिक्किम चालू वर्ष में 20 लाख पर्यटकों के करीब पहुंच सकता है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग 10 सहित प्रमुख मार्ग धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। लाचेन 2023 की ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड के बाद अब भी बंद है। हालांकि तरमछू पर पुल निर्माणाधीन है, जिसके जनवरी तक पूरे होने की उम्मीद है। इसके बाद फरवरी 2026 तक क्षेत्र को फिर से खोलने की संभावना है। वहीं रणभूमि दर्शन जैसे नियंत्रित पहलों के तहत डोकलाम और चोला जैसे संवेदनशील इलाकों में सीमित वाहनों को अनुमति दी जा रही है। इसी बीच 2026 की पहली बर्फबारी ने सिक्किम को एक प्रमुख शीतकालीन पर्यटन स्थल में बदल दिया। युमथाङ घाटी, छाङ्गु झील और नथुला दर्रा पर्यटकों की भारी भीड़ आकर्षित कर रहे हैं। कोहरे के कारण उड़ानों में रुकावट और फिसलन भरी सड़कों के बावजूद गान्तोक, पेलिङ और उत्तर सिक्किम में होटल और होम स्टे लगभग पूरी तरह भरे हुए हैं। यह हाल के वर्षों में राज्य के सबसे व्यस्त शीतकालीन पर्यटन क्षेत्रों में से एक माना जा रहा है। आकाशवाणी पूर्वोत्तर डायरी के लिए गान्तोक से मैं दिल्ली राम दुलाल। प्राचीन काल से ही योग भारत की एक आध्यात्मिक और स्वास्थ्य की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण धरोहर रही है और इस धरोहर को विश्व पटल पर लाने के प्रयास में अब भारत सफल हुआ है और विश्व भर में अब योग का प्रचार प्रसार तेजी से हो रहा है। भारत में भी ये आवश्यक समझा जा रहा है कि योग के प्रति रुझान बच्चों में पैदा हो और इसीलिए अगरतला में एक ऐसी ही विशेष प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इस प्रतियोगिता में देश भर से आए बच्चों ने हिस्सा लिया। ये राष्ट्रीय बाल योग प्रतियोगिता किस तरह से रही और कौन इसमें विजेता रहे, किस तरह से इस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ और कैसे देश भर में योग के प्रति रुझान और योग के प्रचार प्रसार में इस तरह के प्रतियोगिता का महत्व है, इस संबंध में हम अपने श्रोताओं को एक विशेष रिपोर्ट सुनवा रहे हैं। 69वीं अंडर 17 बाल राष्ट्रीय विद्यालय योग प्रतियोगिता 6 जनवरी 2026 को सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। इस राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता का आयोजन त्रिपुरा के अगरतला स्थित नेताजी सुभाष रीजनल कोचिंग सेंटर में किया गया था। देश भर से कुल 25 टीमों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था। सूर्य तुझे नमस्ते, धरती तुझे नमन, शुक्रिया वायु तेरा, धन्यवाद गगन। योग, जो भारत की सामाजिक, आध्यात्मिक और पारंपरिक संस्कृति की अमूल्य देन है, आज पूरी दुनिया में स्वास्थ्य और संतुलित जीवन का माध्यम बन चुका है। स्वास्थ्य ही संपत्ति है की भावना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग को संयुक्त राष्ट्र सहित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर वैश्विक कल्याण का प्रभावी साधन बताया है। इसी पहल के तहत हर वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, जिसे दुनिया भर में बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। देश में योग के प्रति बढ़ती रुचि का असर अब बच्चों और युवाओं में भी साफ दिखाई दे रहा है। अभिभावक भी योग को शारीरिक अभ्यास और खेल के रूप में सकारात्मक रूप से अपना रहे हैं। विद्यालय स्तर पर आयोजित अंडर 17 राष्ट्रीय योग प्रतियोगिता इसी बढ़ती जागरूकता और रुचि का परिणाम मानी जा सकती है। इस आयोजन को सफल बनाने में त्रिपुरा सरकार के युवा मामले और खेल विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता का उद्घाटन मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा ने 3 जनवरी 2026 को अगरतला के NSRCC में किया। 4 दिनों तक चली इस प्रतियोगिता के दौरान राज्य के युवा मामले और खेल मंत्री टिंकू रॉय, पद्मश्री सम्मानित ओलंपियन जिम्नास्ट दीपा कर्माकर सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। कोश कोश का अभिनंदन, श्वास श्वास में हो चंदन। विश्व एक परिवार ने योग को किया है बंधन। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री ने योग के लाभों और दैनिक जीवन में इसकी आवश्यकता पर विशेष रूप से प्रकाश डाला। इस अवसर पर योग के महत्व और इसके व्यापक लाभों पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा, Vipassana teaches us to compete with ourselves first to improve our posture, stability and breathing and concentration. Even we have seen, it is already have proved that person who does yoga every day is good in study also. So winning medals is not important, but mastering your mind, respecting your opponents and maintaining grace under pressure are the true victories in Vipassana. I firmly believe that such Vipassana event will play an inspiring and positive role in motivating our future generations. The National School Games is an important platform for the development of emerging sports talent across various events. The boys and girls of our state have been setting remarkable records in different events in the National School Games and Khelo India. I congratulate all of you. इस राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में देश की 25 टीमों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में महाराष्ट्र की टीम ने पहला स्थान प्राप्त किया, जबकि त्रिपुरा दूसरे और पश्चिम बंगाल तीसरे स्थान पर रहा। त्रिपुरा की टीम ने 2 स्वर्ण पदक जीतकर दूसरा स्थान हासिल किया, जो राज्य की खेल परंपरा और योग में उसकी मजबूत उपस्थिति को दर्शाता है। भारत का उपहार है, योग रोग पे प्रहार है। ये आयोजन इस बात का प्रमाण रहा कि योग के प्रति देश भर में बढ़ रही रुचि में त्रिपुरा केवल पीछे नहीं है, बल्कि लगातार बेहतर प्रदर्शन कर अपनी पहचान मजबूत कर रहा है। राज्य के युवा खिलाड़ियों से अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीदें बढ़ गई हैं। राज्य के खेल मंत्री टिंकू रॉय और पद्मश्री ओलंपियन दीपा कर्माकर सहित अन्य विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति में 6 जनवरी को अंडर 17 बालक राष्ट्रीय विद्यालय योग प्रतियोगिता का समापन हुआ। आपदा की हार है, योग तो पालनहार है। देश देश का पथदर्शन अंतर्मन। पूर्वोत्तर डायरी के लिए अगरतला से विपूर्णा देव वर्मा की रिपोर्ट के साथ मैं वैष्णवी। श्रोताओं, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक विशेष कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। तो ये कौन से महत्वपूर्ण निर्णय थे, हमारे संवाददाता मनोज कुमार शर्मा अपनी इस विशेष रिपोर्ट में बता रहे हैं। ये रिपोर्ट उन्होंने हमें भेजी है अरुणाचल प्रदेश ईटानगर से। मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में 2026 की पहली कैबिनेट बैठक में राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य में स्वास्थ्य सेवा, सार्वजनिक सुरक्षा, शिक्षा, शहरी प्रशासन, पर्यावरण संरक्षण और रोजगार सृजन को मजबूत करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण नीतिगत फैसलों को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल की बैठक में मंत्री परिषद ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत भारत सरकार के उद्यम HLL लाइफ केयर लिमिटेड को 256 उप केंद्रों, 82 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, 25 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और 64 ब्लॉक सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों में डायग्नोस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रयोगशालाएं बनाने की मंजूरी दी है। डायग्नोस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण 15वें वित्त आयोग के स्वास्थ्य अनुदान के तहत किया जा रहा है। अब तक HLL लाइफ केयर लिमिटेड के माध्यम से आलो, बोमडिला, खोंसा, नामसाई, तवांग, तेजू, यिंगक्योंग और जीरो में सीटी स्कैन सेवाओं की टेली रेडियोलॉजी से लगभग 12,000 मरीजों को फायदा पहुंचा है। कैबिनेट ने MHA द्वारा वित्त पोषित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत HLL लाइफ केयर लिमिटेड के माध्यम से 40 मोबाइल मेडिकल यूनिट खरीदने को भी मंजूरी दी है, जिसका ऑपरेशनल सपोर्ट नेशनल हेल्थ मिशन के तहत वित्त पोषित होगा। आग लगने की घटनाओं और आपदा प्रतिक्रिया की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए कैबिनेट ने मौजूदा 1991 के अधिनियम की जगह अरुणाचल प्रदेश अग्नि और आपातकालीन सेवा विधेयक
विधेयक 2025 को लागू करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। इस विधेयक को अधिनियम बनाने हेतु अरुणाचल प्रदेश विधानसभा में भेजा जाएगा। कैबिनेट ने अग्नि और आपातकालीन सेवा कर्मियों को 15, 20 और 30 साल की सेवा पूरी होने पर विशेष ग्रेड पदोन्नति को भी मंजूरी दी। इस फैसले से राज्य भर के कुल 142 कर्मियों को फायदा होगा। कैबिनेट ने प्रभावी जेल प्रबंधन को बढ़ाने के लिए लोंगडिंग, खोंसा, चांगलांग, पासीघाट, यिंगक्योंग, आलो और कोलोरियांग स्थित 7 उप जेलों के लिए 91 पदों के सृजन को भी मंजूरी दी। शिक्षा विभाग में मानव संसाधन को मजबूत करने के एक बड़े फैसले के तहत कैबिनेट द्वारा 58 विभिन्न पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने सरकारी डिग्री कॉलेजों के लिए 32 सहायक प्रोफेसर पदों के सृजन को मंजूरी दी। इसके अलावा राज्य भर के चुनिंदा सरकारी कॉलेजों में सोशियोलॉजी, कॉमर्स और मास कम्युनिकेशन कोर्स शुरू करने के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के 12 पदों को भी मंजूरी दी गई, जिसका उद्देश्य उच्च शिक्षा तक पहुंच को बढ़ावा देते हुए युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना है। बैठक में कैबिनेट ने पाके, नामदफा और कामलांग टाइगर रिजर्व के लिए विशेष बाघ संरक्षण बल STPF के भर्ती नियमों को भी मंजूरी दी। इससे प्रोजेक्ट टाइगर फ्रेमवर्क के तहत वन्यजीव संरक्षण और शिकार विरोधी उपायों को काफी मजबूती मिलेगी। कैबिनेट ने अरुणाचल प्रदेश के लोगों के लिए सुशासन, सार्वजनिक सेवा वितरण, रोजगार सृजन, पर्यावरण संरक्षण और समावेशी विकास के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को पुनः दोहराया है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए आकाशवाणी ईटानगर से मैं मनोज कुमार शर्मा। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में सामाजिक ताने-बाने की एक बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी है वहाँ की जनजातियाँ। पूर्वोत्तर भारत में बहुत सी जनजातियाँ निवास करती हैं और यही इस क्षेत्र को विशेष भी बनाती हैं। नागालैंड भी विविध जनजातियों का क्षेत्र है और यहाँ बहुत सी जनजातियाँ निवास करती हैं। इसमें से एक जनजाति है अंगामी जनजाति। तो आज अपने श्रोताओं को हम इस जनजाति की परंपराओं के बारे में, धरोहर के बारे में और साथ ही इनके रहन सहन, खान पान और तमाम जीवन शैली के बारे में आपको इस विशेष रिपोर्ट में बता रहे हैं। हमारी संवाददाता असुनो ने हमें कोहिमा से ये विशेष रिपोर्ट भेजी है। आइए सुनते हैं। नागालैंड में कुल 18 प्रमुख जनजातियां निवास करती हैं और हर जनजाति की अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान है। इन जनजातियों में अंगामी, आओ, चाखेसांग, चांग, खियामनी उंगन, कोन्याक, लोथा, फोम, पोचुरी, रेंगमा, सुमी, संगतम, तिखिर, यिमख्यूंग, जेलियांग, कचारी, कुकी और गारो शामिल हैं। इन जनजातियों की विविधता उनकी भाषा, परंपराओं, सामाजिक जीवन और पारंपरिक पहनावे में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रंग बिरंगे परिधान, पारंपरिक आभूषण और मन के से बने गहने उनकी सांस्कृतिक पहचान को और भी जीवंत बनाते हैं। इसी कड़ी में आज हम नागालैंड की एक प्रमुख जनजाति अंगामी नागा समुदाय के बारे में बात कर रहे हैं। अंगामी जनजाति अपनी सशक्त सांस्कृतिक परंपराओं और सामाजिक मूल्यों के लिए जानी जाती है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा, जो राज्य का दूसरा सबसे बड़ा जिला भी है, अंगामी लोगों की पारंपरिक भूमि मानी जाती है और आज भी उनकी सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र है। अंगामी जनजाति मुख्य रूप से कोहिमा जिले में बसी हुई है। इस क्षेत्र को 4 भागों में देखा जाता है। नॉर्थ अंगामी कोहिमा के उत्तरी क्षेत्रों में रहते हैं। साउथ अंगामी माउंट जापफू की तलहटी के इलाकों में बसे हैं। वेस्टर्न अंगामी कोहिमा के पश्चिमी हिस्सों में पाए जाते हैं, जबकि चाखरो अंगामी दीमापुर और चुमुकेदिमा जिले के आसपास के क्षेत्रों में निवास करते हैं। अंगामी समुदाय की आजीविका का मुख्य आधार कृषि है। पहाड़ी भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार ये लोग सीढ़ी नुमा खेतों में धान और अन्य अनाज की खेती करते हैं। समय के साथ आधुनिक शिक्षा और प्रशासनिक सेवाओं से भी अंगामी समाज जुड़ा है, लेकिन कृषि आज भी उनकी जीवन शैली का महत्वपूर्ण हिस्सा बनी हुई है। अंगामी जनजाति में ईसाई धर्म का व्यापक प्रभाव देखा जाता है और धार्मिक आस्था उनके सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अंगामी समुदाय का प्रमुख पर्व सेक्रेनी है, जो हर वर्ष फरवरी महीने में मनाया जाता है। ये पर्व नए चंद्र वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है
और लगभग 10 दिनों तक चलता है। सेक्रेनी पर्व के दौरान शुद्धिकरण से जुड़े पारंपरिक अनुष्ठान, सामूहिक आयोजन और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनके माध्यम से समुदाय के लोग अपनी परंपराओं और सांस्कृतिक मूल्यों को नई पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। अंगामी जनजाति की पारंपरिक वेशभूषा, आभूषणों और सांस्कृतिक परंपराओं के बारे में और जानकारी साझा कर रहे हैं अंगामी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष रजाओ वोतुओ चात्सु। The Angami tribe is a major tribe in Nagaland, predominantly settled in the district of Kohima, Chumukedima and Dimapur. There are over 100 Angami Naga villages spread across 4 ranges, namely Northern, Southern, Western and Chakoma. As a tribe, the Angamis falls under Tengime family. Tengide is the mother tongue of the Angamis. The Angami are one of the first tribe in Nagaland to embrace Christianity, propagated by the American missionaries in the late 18th centuries. Sekreni, celebrated in the month of February, is the premier festival of the Angamis. And the Angamis also known as Kusani. Mostly Angamis practice terrace cultivation and also room cultivation. अंगामी पुरुषों और महिलाओं के पारंपरिक वस्त्रों की बनावट एक दूसरे से अलग होती है। पुरुष आमतौर पर सफेद रंग की मुहशू और काले रंग की लोहे शॉल पहनते हैं, वहीं महिलाएं मेचला नाम की पारंपरिक लपेटने वाली स्कर्ट और खास डिजाइन और पैटर्न वाली शॉल पहनती हैं। पुरुष और महिलाएं दोनों ही पारंपरिक आभूषण पहनना पसंद करते हैं। मन के छोटे मुखौटे वाले लॉकेट, चूड़ियां और कंगन अंगामी आभूषणों की खास पहचान है। अंगामी जनजाति अपनी लकड़ी की कारीगरी और पारंपरिक कला के लिए भी प्रसिद्ध है। नृत्य और गीत अंगामी सामाजिक जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं। धार्मिक आयोजनों से लेकर सामाजिक समारोहों तक गांव के लोग एक साथ एकत्र होकर पारंपरिक गीत गाते हैं और नृत्य करते हैं। ये सांस्कृतिक प्रस्तुतियां न केवल मनोरंजन का माध्यम है, बल्कि समुदाय की एकता और सांस्कृतिक निरंतरता को भी मजबूत करती हैं। पूर्वोत्तर डायरी के लिए आकाशवाणी कोहिमा से असोनो की रिपोर्ट के साथ मैं विशाल शर्मा। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम का सफर यहीं तक। पूर्वोत्तर डायरी से आप अपनी प्रतिक्रियाओं और सुझावों के माध्यम से जुड़े रहिए। आप अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक ईमेल के जरिए पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है airnsdtalks@gmail.com। श्रोताओं, हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आप नोट करें। व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। अपनी प्रतिक्रियाओं से आप हमें अवगत करवाते रहें, जिससे हम इस कार्यक्रम में नई चीजें आपके लिए लाते रहें। अगले रविवार फिर आपसे मुलाकात होगी पूर्वोत्तर डायरी के एक नए अंक में। मुझे अनुमति दें। नमस्कार। आलेख व संकलन कमल कुमार प्रजापति। प्रस्तुति सहायक दानिश जैदी। उत्तर पूर्व, अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी।